तो हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। ईशा, आपकी तरफ रुख करते हुए, चूंकि देखिए आप धीरे धीरे नतीजे साफ हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मोह, जो प्यार, जो जन समर्थन एनडीए के लिए लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब इस बार के चुनाव में खत्म हुआ है। भरोसा इंडिया गठबंधन पर ज्यादा हुआ है। तो ईशा से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी फिरोजाबाद की क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई है? इसके साथ ही देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो वहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन जिस तरीके से सीट उनकी कम हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ये जरूर चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इस समय भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से एक मोदी लहर का यहाँ चल रहा था कि मोदी लहर यहाँ पर है तो कहीं पर उसका होगा, मगर विपक्ष का भी तमाम हमले उनके ऊपर रहे हैं और काफी मेहनत विपक्ष ने की है इस मुद्दे को बनाने के लिए कि या तो कह लिया जाए कि संविधान का मुद्दा हो या फिर कोई अदर मुद्दा हो, तो उसको भी विपक्ष ने बनाने की पूरी कोशिश की है। इस तरह की जनता के बीच गए हैं जहाँ पे उसका असर जो है वो आज यहाँ फिरोजाबाद में देखने को मिला है। अभी फिलहाल में यहाँ पर जीत जो हुई है, जो लीड हुई है, जिस तरह से पिछली बार भी हमें बताया था कि पिछले अक्षय यादव के जो चाचा थे शिवपाल यादव, तो वो लगभग 92,000 वोटों से यहाँ से निकले थे। 92,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, वही 92,000 वोट उनके यहाँ कन्वर्ट हुए हैं। तो 89,185 वोट से उन्होंने अक्षय ने जीत हासिल की है यहाँ से। जिस तरह से जब से प्रत्याशी घोषित हुआ था तभी से उन्होंने काम करना इस तरह शुरू किया और सबसे मेन जो मुद्दा बनाया उन्होंने वो बनाया संविधान को लेकर कहीं ना कहीं। ठीक है, इस बीच हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजकुमार, दिल्ली में तो वही एक स्थिति एक बार देखने को मिली, क्लीन स्वीप कर दिया है और ढोल नगाड़ों की आवाज भी हम आपके पीछे सुन सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर मैं एक बार जरूर अपने कैमरा पर्सन कहूँगा, दिखाने का प्रयास करेंगे। ये रास्ता ये आईटीओ की तरफ से आता है और देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भले ही स्पष्ट बहुमत अपने बल पर ना मिला हो, लेकिन एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन ना हो, इसलिए पार्टी आला कमान ने जरूर ये व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ही, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता कर दी गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण, ये जो ड्रेस है, ड्रेस ये डिजाइन कैसे, कहाँ से? ये डिजाइन राजस्थान के जयपुर कोटा शहर से बनाई है। अच्छा। तो मतलब आप काम क्या करते हैं? हम भाजपा के लिए काम करते हैं और देश की सेवा का काम करना जानते हैं। तो ये ड्रेस आप खुद ही पहन के आए या औरों के लिए बनाते हैं? अभी हमने पहली बार खुद बनाई है, अगर पसंद आएगी हमारे भाइयों को तो उनके लिए भी बनाएंगे। अच्छा, देखिए सैंपल लोग जो है, लोगों का अपना अपना तरीका है अपनी चीज़ों को कहने का। भारतीय जनता पार्टी के रंग में लोग रंगे हुए हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप एक चीज़ देखिए कि कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो लगातार बढ़ा रहे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, एसपीजी जो है वो लग चुकी है और उसके अलावा तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था को बनाते हुए दिख रहे हैं। रास्ते में जो बैरिकेड है वो बैरिकेड कर दिया गया है। ये वाला जो एरिया है, अगर उस बात गली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उसी रास्ते से आएगा और उसी तरफ उन्हें जाना है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पार्टी का एक कार्यालय यहाँ पर है, एक पार्टी का कार्यालय वहाँ पर है। देखेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 2 बड़े गुब्बारे जो है वो उड़ाए गए हैं और उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जिस तरीके से 400 पार के दावे जो किए जा रहे थे उसमें थोड़ी सी जरूर कसर रह गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कल इंडी गठबंधन की भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बाकी घटक दल किस तरीके से क्या गुल खिलाते हैं और देखिए राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो 272 के आसपास नहीं पहुंचा है। इसलिए इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तौर पर चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। इस जीत को भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से सेलिब्रेट करने की तरफ अग्रसर है
जिस तरीके से अब से पहले 2 बार कर चुकी है। जी बिल्कुल राजकुमार, और देखिए भले जीत का आंकड़ा कम हो लेकिन बहुमत में इस वक्त एनडीए है और जीत का जश्न इस वक्त कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कुछ निराशा भी जरूर होगी। जो कल से तैयारियां देख रहे थे, 400 पार की लड्डू भी बन रहे थे 400 किलो के, कहीं ना कहीं उसमें जरूर कमी आई होगी, उत्साह में कमी आई होगी। हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा निराशा अगर जो बीजेपी सपोर्टर भी होगा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे, उनको सबसे ज्यादा दुख इस वक्त उत्तर प्रदेश से हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन बीजेपी एनडीए को नहीं मिला है। राघवेंद्र। बिल्कुल ऋतु, पहला ऐसा ये मतगणना जो हो रही है जीती आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है राघवेंद्र, आपको यहां पर रोकना चाहूंगे। इस बीच बड़ी खबर दे दे, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक चुनाव हारे हैं। ये बड़ी खबर आपको ओडिशा से दे रहे हैं। जिस एक्सपायरी डेट की बात लगातार बीजेपी कर रही थी, वही एक्सपायरी डेट अब वहां पर सच होती नजर आ रही है। ओडिशा के कांताबांजी सीट पर हारे नवीन पटनायक, जो सीएम है लेकिन अपनी ही सीट से हार गए हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक चुनाव हार गए हैं, पहली बार चुनाव हारे सीएम नवीन पटनायक। और देखिए बीजेपी लगातार ओडिशा में कमाल करती हुई नजर आ रही है। कांताबांजी सीट है जहां पर सीएम नवीन पटनायक उतरे हुए थे, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब नवीन पटनायक हार गए हो इस सीट पर। सीधे राघवेंद्र के पास जाते हुए, राघवेंद्र चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बेहद चौंकाने वाले नतीजे हैं। राम मंदिर के बाद से अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यही नहीं, अमेठी सीट में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, प्रतापगढ़ में हार का सामना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 केंद्रीय मंत्री, हम मोहनलालगंज में बात कर रहे हैं तो मोहनलालगंज में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये दिखाता है कि जो एक जनता की सांसदों के प्रति नाराजगी थी, उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के तरफ से जिस तरह का प्रचार किया गया संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, ये मुद्दे ज़्यादा प्रभावी दिखाई दिए। और इंडिया गठबंधन द्वारा जिस तरह राशन को लेकर भी एक हवा दी गई कि हम 5 किलो की जगह 10 किलो गरीबों को राशन देंगे, ऐसा लगता है कि ये मुद्दे भी ज़्यादा प्रभावी दिखे। और इतना जरूर कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, लाभार्थियों का जो वोट बैंक था जो मोदी के नाम पे मिलता था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें सेंध लगाने का काम इंडिया गठबंधन ने बहुत कायदे से किया है। समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट पे वो ज़्यादा आगे चल रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें इनकी कम हुई हैं, उतना ही बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम भी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 37 पार्टियों का जो दल है 228 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 243 सीटों पे आगे चल रही है। तो एक तरह से जनादेश तो एनडीए को मिल रहा है पूरे देश में मिलाकर, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी दूर कर रहा है। और यही शायद इसीलिए कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जो 30-35 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, 272 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए वही उतनी सीटें कम भी पड़ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो मिलने जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए के अन्य जो गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उनको काफी कुछ समझने और सोचने वाली अब बात होगी कि आखिर उनकी किन नीतियों से जनता नाराज हुई, फायदा नहीं मिल पाया को लेकर बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ा, लेकिन उसका फायदा उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आया। राजकुमार, आपके पास आते हुए, क्योंकि एनडीए जीत का जश्न तो मना रही है, लेकिन इससे ज्यादा जश्न इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले सीट कम हो लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि एनडीए की सीट कम हुई है, उनका वोट प्रतिशत घटा है और कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो कम हुआ है। और शायद इसीलिए भी बीजेपी भी उतनी अच्छे तौर पर उत्साहित तो नजर नहीं आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं और लोगों से बात कर रहे हैं, प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं, तो इस
हार इस जीत को भी हार के तौर पर देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत हमारा कम हुआ है। वो समर्थन जो 14 और 19 में मिला था वो शायद 24 तक आते आते वो मोह भंग हो चुका है। देखिए ऋतु, स्वाभाविक तौर पर देखिए ठीक राजकुमार, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएं। चौहान से लेकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक सारे मित्रों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय का कारवां आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिर माथे पे लेकर के आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में जो आज तक का इतिहास बना है, ये इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी पूर्व की सरकारों ने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उस काम को भी जनता ने आज आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व, पूरे चारों क्षेत्रों में देश के अंदर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का, अखिल भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है तमाम दिग्गजों का। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे थे इस जीत को लेकर। इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और लगातार यहां पर इंडिया गठबंधन बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से राजकुमार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, एक सीट आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही थी, लेकिन सातों की सातों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन अगर जीत का आंकड़ा देखें तो जीत का आंकड़ा पिछली बार से कितना अलग देखने को मिल रहा है सातों सीटों पर? राजकुमार, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही चुनाव नतीजों पर। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देश की जनता का आभार जताता हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। जनता ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। ये एक्स पर पोस्ट किया है। प्यार और आशीर्वाद देने के लिए जनता को नमन, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखी। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से जीत दर्ज की है। इसी के साथ एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है, कहा है कि देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास वापस लौटते हुए राजकुमार अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी जो भावनाएं हैं उनको लिखा है, तो ये एक शिष्टाचार के तहत है। उन्होंने जनता, अंतिम पायदान पर खड़ी हुई जनता जब अपना मैंडेट देती है, जब अपना समर्थन देती है, तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग पिछले 74 दिनों से इस चुनाव को कवर कर रहे थे लगातार, और हर समय हम इस बात को कहते थे कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने नेताओं के बारे में क्या सोचता है, उसने अपना जिस तरीके से जनादेश दिया है। अब अगर मूल बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली में काफ़ी प्रयास करने का काफ़ी मतलब ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया। कन्हैया को उतारा गया मनोज तिवारी के सामने, उसके अलावा जेपी अग्रवाल को लाया गया, पुराने कद्दावर खाटी नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ जाने का प्रयास किया।
और नए जो लोग हैं वो चुन के आए हैं, बांसुरी सुराज है, ऐसे ऐसे लोग सुन के आएंगे, हर्ष मल्होत्रा की। ठीक है राजकुमार जी से हमारा संपर्क छूट गया है, तो लगातार आपको वहां की अपडेट दिखाएंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल नगाड़े लगातार सुनने को मिल रहे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बार बार जिक्र उत्तर प्रदेश का ही किया जा रहा है क्योंकि हर कोई उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके बैठा हुआ था। जब 80 में से 80 का नारा दिया जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं संभावनाएं तो 80 की नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ उसके आसपास जरूर सोचा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी यहां पर कमाल कर दे, लेकिन 80 से सीधे 34-35 सीटों पर आना और समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर और इंडिया का 40 से ऊपर सीटों पर आना एक बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश के जो हवा है वो किस तरीके से बदल रही है ये भी समझ आ रहा है। बिल्कुल ऋतु, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 और 2019 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी एक बार 72 सीट और एक बार 64 सीटें उत्तर प्रदेश में पाई। और उसी के दम पे चूंकि उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा भी परिवर्तन किया था कि 35 साल बाद ऐसा भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट हुई, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह का यहाँ कार्य किया गया उसको देखकर ऐसा लगता भी था कि अगर ये 80 का आंकड़ा नहीं भी पार करते हैं तो 60 से 70 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे या उसके इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मतदान स्पष्ट संदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश का कि संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और इसके साथ साथ जो लाभार्थियों का एक जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था वो इंडिया गठबंधन के तरफ गया है। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा है और जो अग्निवीर योजना थी उसका भी विरोध देखने को मिल रहा था और वो ये सारी चीजें वोट में कन्वर्ट हुई हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ गई हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आज 35 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि समय रहते प्रतियोगी परीक्षाओं को कराया जाए जिससे युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके। आप एमएसएमई या ओडीओपी के माध्यम पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, आप लाभार्थियों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, आपको सरकारी जॉब देने ही पड़ेंगे। जनता आपको तभी स्वीकार होकर देगी। इसके अलावा हम बात करें जो बार बार विपक्ष उठा रहा था कि बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जो लगातार युवा हैं किस तरीके से उनकी परीक्षाएं लीक हो रही थी उससे भी कहीं ना कहीं युवाओं में रोष देखने को मिला था। लेकिन इन सभी बातों पर गौर ना करते हुए बीजेपी लगातार अपने मोटिव को पूरा करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन देखिए जनता का फैसला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा बीजेपी नहीं उठा पाई है और इसीलिए नतीजा इस तरह से आया है। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद में एक बार फिर से मैनपुरी परिवार, यादव परिवार का दबदबा फिरोजाबाद में देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में उम्मीद नहीं थी कि अक्षय यादव की जीत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए साइकिल ऐसी चली है कि हर सीट पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। जी, जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा ये बता कि यहाँ या तो फैजाबाद हुआ, एटा हुआ, मैनपुरी हुआ, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और पिछले टाइम पर भी कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि शिवपाल चाचा ने उन्हें धोखा दिया, धोखे की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। मगर फिलहाल में अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से बात आ रही है कि बेरोजगारी को लेके और महंगाई को लेकर, कहीं ना कहीं इन 5 सालों में आम जनता ने इससे थोड़ा सा परेशान रही है, तो उसके बदले में थोड़ा सा हो सकता है उसको ऐसा लगा हो कि हाँ इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर समीकरण बना, अभी फिलहाल में महंगाई और बेरोजगारी तो दो मेन मुद्दे थे, उस पर यहाँ परिवार में काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव कुछ ज्यादा रहा है और लेबर वर्ग है, यहाँ पर लेबर वर्ग है और दलित वर्ग का वोट भी काफी है, तो जो दलित वर्ग होता है वही लेबर आता है। ठीक है धर्मेंद्र, इस बीच हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। उपेंद्र, जिस तरीके की तस्वीर की उम्मीद बीजेपी कर रही थी उसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है बीजेपी के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में खुशी की बात नहीं है बीजेपी के, लेकिन बाकी तमाम राज्यों की अगर हम बात कर ले तो वहां पर बीजेपी जिस तरीके की उम्मीद जता रही थी वैसे ही रिजल्ट देखने को मिला है, क्लीन स्वीप।
देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में भाजपा उम्मीद जता रही थी, वो उसी तरीके से जो है नतीजे भी आए हैं और ऐतिहासिक नतीजे जो है इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस बार तीसरी बार जिस प्रकार से हैट्रिक उत्तराखंड में जो है भाजपा ने मारी है, 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है और जो भी प्रत्याशी हैं वो लाख वोटों से जो है वो जीते हैं। और जिस प्रकार से नैनीताल सीट से अजय भट्ट जो है 3 लाख वोटों से जीते हैं, साथ ही जो अजय टम्टा है वो भी 3.5 लाख वोटों से जिस प्रकार से जीते हैं। उसके साथ ही महारानी माला राजलक्ष्मी शाह लगभग 3 लाख वोटों से वो भी जो है उन्होंने भी जीत दर्ज की है। हरिद्वार सीट से जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव मैदान में थे और हॉट सीट वो मानी जा रही थी, वो भी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जिस प्रकार से जो है वो जीते हैं। इसी तरीके से जिस प्रकार से अगर 5 सीटों की अगर बात की जाए तो इन 5 सीटों पर जिस प्रकार से जो है जीत दर्ज की गई और पौड़ी से जिस प्रकार से अनिल बलूनी ने भी जो है 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जो ऐतिहासिक जीत जो है वो माना जा रहा है। इसका एक लबोलुबा भी देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार की जो योजना है, क्योंकि जो वोट जिस प्रकार से जो पहले से भी हम कह रहे थे कि मोदी फैक्टर जो है उत्तराखंड में काम करता हुआ दिखाई देगा, और अगर मोदी फैक्टर काम करेगा तो ये जरूर है कि 5 सीटों पर जो है भाजपा जीत दर्ज करेगी। और इसी का नतीजा है कि मोदी फैक्टर उत्तराखंड में काम किया और जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उत्तराखंड से जिस प्रकार से उनका लगाव रहा, जिस तरीके से वो कई बार उत्तराखंड का दौरा किया, 6 बार जो है वो केदारनाथ में भी आए, कई जनसभा कई रैलियां उनके द्वारा की गई। आदि कैलाश पहले प्रधानमंत्री बने, जो कि आदि कैलाश की यात्रा जिन्होंने की, उसके बाद से जो यात्रियों का हुजूम आदि कैलाश में पहुंचा, तो इसी का नतीजा रहा कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से मोदी पर जो है वो भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से जो है परिणाम उत्तराखंड में आए हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला है कि विपक्ष उस तरीके से जनता के बीच जो है अपना रुझान नहीं बना पाया, उस तरीके से जो है जनता के बीच जो है वोट जो है वो नहीं खींच पाई, जिस तरीके की वो जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जो लोकल इश्यूज थे, जो लोकल मुद्दे थे, उन मुद्दों को ज़्यादातर जो है गिनाने का काम जो है जिस प्रकार से विपक्ष कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो है वो काम नहीं आया, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इस बार जो है बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जो है विपक्ष जो है जनता के बीच जा रही थी। उनका ये मानना था कि जनता जो है परिवर्तन चाहती है और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों ने एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। साथ ही ये भी है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो लाभ उत्तराखंड की जनता ले रहे हैं, उसी पर विश्वास जताते हुए जो है इस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो है वो मिली है। साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस बार जो है 3 लोकसभा सीट ऐसी थी जो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। खास तौर पर अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की साख जो है वो दांव पर लगी हुई थी। हालांकि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके बेटे जो है चुनाव मैदान में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो पूरे चुनाव प्रचार में थे, लगातार वो रैलियां जनसभाएं जो है हरीश रावत भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी साख भी दांव पर थे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को चुनाव मैदान में खड़ा किया, तो वो साख भी थी कि परिवारवाद का जिस प्रकार से उन पर आरोप लग रहा था और लगातार जो ये कहा जा रहा था कि हरिद्वार के अंदर खेमाबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भाजपा में शामिल हुए, तो इसी का नतीजा जो है ये साफ तौर पर ये देखा गया कि कांग्रेस को वहां से जो है बुरी हार जो है वो मिली है। 2 लाख से ज्यादा अंतराल वोटों से जो है उनको हार मिली है। साथ ही अगर टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा था। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, चौथी बार अब सांसद बनने जा रही हैं महारानी माला राजलक्ष्मी शाह, उनके लिए ये कहा जा रहा था कि लोगों में काफी आक्रोश है, जनता के बीच नहीं जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टिहरी लोकसभा सीट में भी केंद्र सरकार की योजनाएं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व था और जिस प्रकार से जो भरोसा उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से जताती है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया और इस बार भी लगभग 3 लाख वोटों से जो है वो जीत दर्ज करने जा रही हैं। साथ ही ये भी देखा गया
कि कांग्रेस ने अपने को हल्का उम्मीदवार जो है टिहरी लोकसभा सीट से जो है उतारा था। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, क्योंकि एक आंदोलन से निकला हुआ एक युवा नेता जो है जिस प्रकार से चुनाव मैदान में थे, तो ऐसे में उनको जो है अगर देखा जाए तो इस चुनाव में एक जीत जो है वो देखने को मिल सकती है। भले वो हार चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 1 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन रहा कि 1 लाख से ज्यादा वोट जो है बॉबी पवार भी लेकर आए, तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी जो है इस चुनाव को जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नतीजे कुछ और हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता का दिल जीतने की अगर बात की जाए तो बॉबी पवार ने भी दिल जो है वो जीता है। दूसरा, अगर तीसरी पौड़ी लोकसभा सीट की बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट में जिस प्रकार से अनिल बलूनी चुनाव मैदान में थे, कहा जा रहा था कि काफी बड़े नेता हैं, भाजपा के जिस प्रकार से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा जो है अनिल बलूनी थे और उनको चुनाव मैदान में इस बार पहली बार पौड़ी लोकसभा सीट से जो है उतारा गया था। हालांकि उनके साथ गणेश गोदियाल थे जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 2 बार के विधायक भी हैं, और जिस प्रकार से जो है पौड़ी लोकसभा में उनकी एक अलग साख है और जमीन से जुड़े नेता उन्हें कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे वो फिर से कहीं ना कहीं गौण होते नजर आए। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल जो है जनता के बीच गए, उन्होंने जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड जो कि काफी लंबे समय तक चला, काफी संघर्ष उसको लेकर हुआ, साथ ही जो अग्निवीर भर्ती को लेकर जो जनता के बीच लेकर जा रहे थे, बेरोजगारी, पेपर लीक का जो मामला था, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया और एक बार फिर से जो है जिस प्रकार से अनिल बलूनी को जीत दिलाई, तो ऐसे में से ये साफ होता है कि उत्तराखंड की जनता ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो है वोट दिया, मोदी और देखिए वो प्यार उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री को दिया है, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री हर बार उत्तराखंड पहुंचते हैं तो करते हैं, कितना जुड़ाव उनका उत्तराखंड से है और शायद इसीलिए उतने ही प्यार से मतदान भी उत्तराखंड की जनता ने किया है। आप सभी लोग जुड़े रहिए, लेकिन इस बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इस बीच हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, वहीं गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी की जीत हुई है। तो दोनों ही सीटों पर और 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में आती हैं और 5 ही सीटों पर लगभग सभी की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि देखिए हरिद्वार लोकसभा सीट पर साफ हो चुका है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जीत हासिल कर ली है हरिद्वार लोकसभा सीट पर। और दूसरा पौड़ी सीट, गढ़वाल सीट जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और माना जाता कड़ी टक्कर होने वाली है गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच। और देखिए अनिल बलूनी इस वक्त बाजी मारते हुए और गढ़वाल सीट पर जीत दर्ज की है। और ये 2 सीटें जिन पर लगातार एक आस लगाए जा रहे थे कि बीजेपी यहां से बाजी मार ले जाएगी और ऐसा ही कुछ नजारा यहां पर देखने को मिला है। अभी बाकी सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, वो भी तस्वीर कुछ ही समय में साफ हो जाएगी। लेकिन 2 सीटों पर आप देखिए बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर दी है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत गए हैं, गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी ने जीत दर्ज कर दी है। लगातार अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, किन किन सीटों पर तस्वीर जो है थोड़ी धुंधली है, किन किन सीटों पर थोड़ी साफ नजर आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जहां टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने चौथी बार 2,70,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल कर ली है।
वहीं संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने माला राजलक्ष्मी शाह से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, उत्तराखंड में जिस प्रकार से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, हमारे साथ टिहरी से जो प्रत्याशी थे भाजपा के माला राजलक्ष्मी शाह, जो कि चौथी बार जो है जीत दर्ज कर रही है। 2.5 लाख वोटों से भी ज्यादा का मार्जिन जो है वो जिस प्रकार से दिया गया है। मैं एक बार तो पहले बहुत बहुत बधाई, चौथी बार सांसद बनने जा रहे हैं। किस तरीके की उम्मीदें थी और जिस तरीके से जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, और आज जब 2.5 लाख से ऊपर वोटों से जो है अब जीत दर्ज के कगार पर हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहला तो मैं सभी मेरे लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक आगे पहुँचाए। जो मुझे पूरा विश्वास तो था ही, मगर क्योंकि ये ऐसा ही होता है, ये खेल ऐसा है पॉलिटिक्स में कि कभी ऊपर कभी नीचे होता है, मगर मुझे पूरा विश्वास था मेरे लोगों से। इट वॉज था त्रिकोणीय ज़रूर था। ये तो होता ही है, आज की पहला बार नहीं हुआ है, पहला भी हुआ है। और क्योंकि अब सोचे, अब आगे काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और 5 सीट हम लोग, मुझे लगता है हम लोग जीतेंगे। और ये उत्तराखंड का एक प्रेजेंट है जो हम आदरणीय मोदी जी को हमेशा देते आए, बीजेपी को। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है हम लोग ये उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी के झोले में डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने हमेशा उत्तराखंड की तरफ और जिस तरह से उनका रुझाव है, इस बार हमारे लोगों ने ये फिर से ये दिखा दिया कि वी आर सो ग्रेटफुल। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के लिए हमेशा काम भेजे और काम हुआ है हमारे यहाँ। हम आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत ऐसा प्रेजेंट है हमारे उत्तराखंड के लोगों की तरफ से कि हम 5 सीट जीत कर उन्हें दे दें। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी लोगों को, सभी अध्यक्ष जी हो, संगठन मंत्री हो, सभी हमारे सभी लोग, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, जो भी हो, हमारे साथ में जो थे, हमारे एमपी लोग भी, सभी लोग, सभी उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे भी जो हमारे साथ होंगे उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तभी हर चीज़ आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी हम आगे बढ़ेंगे और ऑलमोस्ट बढ़ ही चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट के लिए रुके हैं। और उत्तराखंड का भलाई हो। बद्री विशाल और केदारनाथ बाबा हमारे जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, उनके आशीर्वाद है और हमेशा ये आशीर्वाद रहे पूरा उत्तराखंड के और हमारे लोगों के लिए भी। ये बहुत ज़रूरी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, बद्रीनाथ से, कि ये आशीर्वाद हमेशा रहे हमारे उत्तराखंड के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह, जो कि जीत जो है 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा जो है वो जीत के मार्जिन में है। हालांकि उनका ये कहना है कि जिस प्रकार का विकास कार्य केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से हुए हैं, उन्हीं विकास कार्यों पर जो है जनता ने अपना वोट दिया है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। माला राजलक्ष्मी शाह को आप सुन रहे थे, क्योंकि वो जीत चुकी हैं। इस सीट को लेकर संशय बरकरार था कि क्योंकि कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि सीएम आवास पर बैठक चल रही है, चूंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इसे लेकर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या हलचल देखने को मिल रही है? कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है या निराशा हाथ लगी है? ऋतु, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी संभावना भी है कि पीएम मोदी ही पीएम बने और इस बार भी एनडीए की ही सरकार बने। अभी तक का जो रुझान है वो यही संदेश दे रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे जो रुझान है
35 से ज़्यादा 36 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 35 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो ऐसे में यहाँ के अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो निराशा तो है ही है, क्योंकि जिस तरह से काम इन लोगों ने किया था, जिस तरह से इन लोगों को अपेक्षाएं थीं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जिस तरह से काम किया था, हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से काम किया गया था, ये अकल्पनीय हो जाता है कि राम मंदिर बनाने के बाद से जिस तरह से अयोध्या की गलियों को संवारा जा रहा है, वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। इसमें कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा फिर गारंटी नहीं है। एक समय ऐसा भी था कि वाराणसी में अजय राय आगे चल रहे थे, पीएम मोदी पीछे चल रहे थे, जहां पीएम मोदी 3 लाख 4 लाख वोटों से जीता करते थे, लगभग 1,75,000 वोटों से जीते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश ने बेहद ही चौंकाने वाला रिजल्ट दिया है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी द्वारा जिस तरह का काम किया गया उस पर ज्यादा भारी महंगाई, बेरोजगारी और जो अग्निवीर योजना थी, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण जैसी जो बातें थी, वो जनता को ज्यादा अपील की और जनता साइलेंट मोड में इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट किया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 62 से इस समय लगभग 34-35 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही। हालांकि अभी परिणाम पूरे जारी नहीं हुए, देखना होगा कि कौन 2-4 सीट आगे पीछे जाता है, लेकिन बेहद चौंकाने वाला रिजल्ट परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिया है। क्योंकि अभी परिणाम साफ नहीं हुए हैं, अभी भी ये चल रहा है आगे पीछे का दौर। अभी तक कितनी सीटें हैं जिस पर ये लग रहा है कि बढ़त बीजेपी की भी हो सकती है या समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये आंकड़ा साफ नहीं हुआ है। देखिए रात होने को है, कितना और वक्त आंकड़े साफ होने में लगेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंतराल में लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 500 से लेकर 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, कैसा उलटफेर होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश ने जो संदेश दिया है वो पीएम मोदी के लिए या सीएम योगी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही सोचने विचारने के लिए एक संदेश दिया है कि आप अपने कामों पे मूल्यांकन करिए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी जिस तरह का 7 साल का काम किया गया, जनता उन्हें एक्सेप्ट कर रही थी। जिस तरह के उनको बुलडोजर नीति को जनता ने पसंद किया था, अपराधियों का सफाया किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अगर अफजाल अंसारी और राघवेंद्र आपने एक शब्द का यूज करा साइलेंट, जरूर साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, जो कि साफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार रुझानों का सिलसिला जारी है, जहां कुछ ही देर में पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से एनडीए 291 सीटों पर बना हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें 234 सीटों पर बना हुआ है। और अभी भी रुझान लगातार आ रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि थोड़ा बहुत सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तस्वीर फिलहाल साफ हो गई है। लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।